स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है स्वॉर्ड की तरफ देखने लगता है, क्योंकि स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेने के बावजूद भी स्वॉर्ड एक्टिवेट नहीं होती, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैंने जैसा सोचा था ये जो स्वॉर्ड है वो अपने आप एक्टिवेट नहीं होगी। और जब जब मैं स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ता हूँ तब तब ये स्वॉर्ड जिस रास्ते पर चलना चाहती है और रास्ता मुझे दिखाई देने लगता है। इस एम्पायर के अंदर अनगिनत स्वॉर्ड्समैन होंगे, लेकिन जुआन लियान के सामने उनकी कोई भी औकात नहीं है। जो जुआन लियान है उसका ऑरा इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा डेंजरस है, और उसका माना इस्तेमाल करने के तरीके की वजह से ही उससे कोई भिड़ना नहीं चाहता है। क्या मैं उसकी तरह माना का इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे माना का इस्तेमाल करना ही होगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो माना का इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर जितने भी मेरिडियंस है उन मेरिडियंस को अनलॉक करने की कोशिश करने लगता है। और काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने बॉडी के अंदर जितने भी मेरिडियंस है उन मेरिडियंस को एक्टिवेट कर लेता है और जो माना है उसे अपने बॉडी में फ्लो करना शुरू कर देता है। और जैसे माना हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर फ्लो करना शुरू कर देता है, वैसे हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि अब बस मैंने जो माना इकट्ठा किया उस मानों को किसी और जगह पर मूव करने की कोशिश करनी होगी। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने बॉडी के अंदर जो माना होते हैं उस मानों को अपने स्वॉर्ड के अंदर डालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये सब करते उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। आखिरकार वो किसी तरह से थोड़ा सा माना अपने स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है। ये चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इतने से माना से उस स्वॉर्ड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो स्वॉर्ड जो होती है वो अभी तक इनकम्प्लीट होती है। लेकिन कुछ ना सही थोड़ा सा मानो उसके अंदर जाने की वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जो स्वॉर्ड उसे ट्राई करने के लिए जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है वहां पर आ जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर 3 डमीज के सामने खड़ा हो जाता है। 3 डमीज के सामने खड़ा हो जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उन 3 डमीज के ऊपर हमला कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर के एक ही हमले के साथ वो जो तीनों डमीज होते हैं उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिन 3 डमीज को एक ही हमले के साथ खत्म करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर है खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिरकार मैं एक नाइट के लेवल तक तो पहुंच चुका हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर इस सब सोच रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर के नौकरा ने हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर उससे कहती है कि आपका कोई दोस्त आपसे मिलना चाहता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या मेरा भी कोई दोस्त है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर नौकरानी से कहता है कि जाओ उसे भेजो। उस नौकरानी के जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के पास लेजरेट आता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में चला जाता और कहता है कि लेजरेट। जिस बात को सुनने के बाद जो लेजरेट है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। चमकती हुई निगाहों से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि आपको अभी भी मेरा नाम याद है? क्या आपको मेरा नाम इसी वजह से याद है कि उस दिन मैंने आपके सामने काफी ज्यादा अजीब अजीब तरह की हरकतें की थी? जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि मैं कैसे पर्सन को कैसे भूल सकता हूँ जो कि जुआन लियान के सामने इतना बकबक कर सकता है। बस मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि आखिर ये जूलियन से डरता नहीं या फिर ये कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है। इतना सोच लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लेजर से कहता है कि लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस बात को सुनने के बाद जो लेजर थे वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि कल जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो कंफर्म करने के लिए जो कमांडर है उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर रिजल्ट से कहता है कि क्या कल तुमने खुद ही अपने आंखों से रिजल्ट नहीं देखे थे? जिस बात को सुनने के बाद जो लेजर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ मैंने देखा था, लेकिन ये प्रोसीजर है जिसके वजह से मुझे ये सारी चीजें करनी ही पड़ती है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि आखिर ये कितनी ज्यादा घटिया प्रोसीजर है, आखिर जो शट है वो इतनी अनस्किल्ड कैसे हो सकती है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लेजर से कहता है कि कमांडर को जाकर ये बता देना कि कल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जितने भी पार्टिसिपेट आए थे वो सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो चुके हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो लेजर थे वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ठीक है मैं कमांडर कर जाकर ये बता देता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोक लेता है। जिस चीज को देखने के बाद जो लेजर थे वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर लेजर से कहता है कि क्या तुम मेरी रिपोर्ट सीधा जाकर कमांडर को देने वाले हो? जिस बात को सुनने के बाद जो लेजर थे वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कहता है कि तो तुम्हें जाने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर कमांडर को इसके बारे में बता दूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने
के बाद जो लेजर रहते हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से डरते हुए कहते हैं कि क्या आप जाना चाहते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कैरेज में लेकर जाकर वहां पर छोड़ देता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बातें सुनने के बाद जो लेजर रहते हैं वो काफी ज्यादा डरने लगता है, क्योंकि उसके अंदर से जो डर का हो रहा है बाहर निकलने लगता है, जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर साफ साफ देख रहा होता है। और जो लेजर रहते हैं वो डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सर जुलियन, क्या मुझसे कोई गलती हो चुकी है? क्या कल जो कुछ भी हुआ था उसके वजह से आप ये सब कर रहे हैं ना? जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि बिल्कुल नहीं। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि मैं सब इसीलिए करना चाहता था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वापस जाते समय तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, इसीलिए मैं बस तुम्हारा साथ देना चाहता था और थोड़ा सा अच्छा बनना चाहता था। लेकिन खैर बात यहाँ तक पहुंच चुकी है तो क्या मुझे उनकी सलाह लेनी चाहिए? शटाइज का कमांडर, मुझे यकीन है कि वो जूलियन को कुछ अच्छी तरह से जानता होगा और मुझे यकीन है कि जो क्रिप्टार्ड फैमिली वो ऐसी चाल नहीं चलेंगे जिसके के अंदर शटाइज का इन्वॉल्वमेंट हो। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लिजरत पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो लिजरत है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या सर मैं इसमें पास हो चुका हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कुछ समझ नहीं पाता और लिजर से कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद जो लेजर थे वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या ये कोई टेस्ट नहीं था जिसके के अंदर मैं पास हो चुका हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लेजर से कहते हैं कि किसी भी तरह का टेस्ट नहीं था और वैसे भी मुझे तुम्हारे टेस्ट लेने की क्या जरूरत पड़ चुकी है। जिस बात को सुनने के बाद जो लेजर थे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि इसका ये मतलब है कि मैं शटाई का काफी ज्यादा क्वालिफाइड मेंबर हूँ। और लेजर को कोई भी जवाब न देता है वह देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि आखिर इस आदमी के साथ क्या गलत है। मैंने इसे एक सवाल पूछा था लेकिन इसने अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया। इतना सोचने के बाद जो लेजर थे वह हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुकते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद जो लेजर थे वो गुनगुनाते हुए वहां से चला जाता है। लेजर के वापस से जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक सोल्जर आती है। वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जो कमांडर है वो आपका अंदर इंतजार कर रही है। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर मनी मनी मुस्कुराते हुए कहता है कि फाइनली अब समय आ चुका है कि मैं जूलियन के बॉस से मिलूं। वो फॉलन ब्लैडर फैमिली की सोलो हायर है। कैप्टन के पोजीशन पाने के लिए उनकी जो स्ट्रेंथ और उनकी जो लीडरशिप थी वही काफी थी। वो एकलौता पर्सन है जो कि शटाइज के पूरे मेंबर्स को एकजुट कर उन्हें कंट्रोल कर सकता है और वो सिर्फ इंपीरियल फैमिली के ही ऑर्डर्स को फॉलो करता है। बस मैं देखना चाहता हूँ कि इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन आखिर किस तरह से दिखता होगा। इतना सोचते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर कैप्टन का जो ऑफिस होता है वहां पर आ जाता है। वहां पर आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कैप्टन को आवाज लगाते हुए उसे कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो कैप्टन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। और हमेशा टाइस के कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि दिख तो छोटी सी बच्ची की तरह होती है लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम्हारा स्वागत है जूलियन, काफी दिनों के बाद तुम्हारे से मुलाकात हुई है। मैंने ऐसा सुना था कि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो, क्या तुम अब ठीक महसूस कर रहे हो? और उस कैप्टन को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा सदमे में चला जाता है और अपने मन में कहते हैं कि ये सच में एडविन ब्लैडर है जो कि शट आइस की कैप्टन है। मुझे शट आइस के अंदर किसी भी तरह के इंटरेस्ट नहीं था जिसके वजह से मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये शट आइस की कैप्टन होने के लिए कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है। मुझे बस याद है कि जो कप्तान है उसकी जो बॉडी थी वो काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इसकी जो बॉडी इस हद तक छोटी होगी। और इसके अलावा एक लड़की है लेकिन ये सब मैटर नहीं करता, लेकिन इसे देखने के बाद ये सिर्फ एक छोटी सी बच्ची लग रही है। और हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर जो कैप्टन है वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ उंगली करते हुए उसे कहती है कि क्या तुम फिर से ऐसा कहने वाले हो कि मैं काफी ज्यादा छोटी हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में जाते हुए उसे कहता है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा। फिर जो कैप्टन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तो फिर मुझे तुम्हारी इंजरी के बारे में पूरी तरह से रिपोर्ट दो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि इसके सामने क्या कहना और क्या नहीं कहना ये सब ध्यान देकर मुझे सोचना होगा। और अगर मैंने यहाँ पर कुछ गलती की और उसे मेरे ऊपर शक हो जाएगा तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। हालांकि मैं जूलियन हूँ लेकिन मुझे कैप्टन के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखानी होगी और जो कि जूलियन शटाइस के लिए काफी ज्यादा लॉयल था, इसका ये मतलब है कि इनका पालतू कुत्ता होगा। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा पोलाइटली कैप्टन से कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी चिंता कर रहे। और इसके अलावा
अलावा जो मुझे चोटें लगी तो इतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं थी। जिन बातों को सुनने के बाद जो कैप्टन है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कोई भी जवाब नहीं देती है, बल्कि वो कुछ सोचने लगती है। सोचने के बाद जो कैप्टन है जल्दी से खड़ी होकर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगती है। उससे कहती है कि दया, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्या तुम हमेशा इसी तरह से बात करते हो? इतना कहने के बाद जो कैप्टन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के जबड़े के ऊपर अपनी स्वॉर्ड रखती है। उससे कहती है कि तुम्हें देखने के बाद मुझे एक अजनबी की तरह फील क्यों हो रहा है? कमांडर की ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। यहाँ के कमांडर के अंदर से जो शक का ऑरा है वो भी बाहर निकल रहा होता है। जिस ऑरा को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि आखिर आखिर जुलियन अपने सुपीरियर को कैसे ट्रीट करता होगा। फिर वो कमांडर के स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर भी विलन जैसा बर्ताव करना होगा ताकि इनका मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक न जाए। और हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता हुआ देखो जो कमांडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वॉर्ड को पकड़ने की। फिर जो कमांडर है वो अपने स्वॉर्ड को उसके हाथों से छुड़ाते वापस जाने लगते हो। जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम कभी कभार हेडक्वार्टर्स में आते हो और आने के बाद बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाते हो, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम अचानक से इतना ज्यादा डिलीजेंट बनते हुए खुद ही यहाँ पर कैसे आ गए। जिस बात को सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को एक और झटका लगता है और वो अपने मन में कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जो जूलियन है वो पर्सनल और प्रोफेशनल मामलों को पूरी तरह से अलग रखता होगा, लेकिन मैंने इसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। ये ना ही तो पर्सनल बातों में इंटरेस्ट दिखाता है और ना ही प्रोफेशनल बातों में। इतना सोचने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर कमांडर से कहता है कि इंजर होने की वजह से मैं काफी दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहा था, जिसके वजह से मैं खुद ही यहाँ पर सारी की सारी चीजें बताने के लिए आया। जिस बात को सुनने के बाद जो कमांडर है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अच्छा। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। और साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि मुझे जूलियन की तरह बेशर्मी से यहाँ पर बर्ताव करना होगा। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सीधा कमांडर की डेस्क के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि क्या अब मुझे तुमसे मिलने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी होगी। फिर जो कमांडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैंने ऐसा सुना था कि चोट लगने के बाद तुम कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हो, लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल सही सलामत लग रहे हो। इतना कहने के बाद जो कमांडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तो फिर तुम अपनी रिपोर्ट जो है वो मुझे बताओ कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कितने ज्यादा लोग पास हो चुके हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कोई भी पास नहीं हुआ है। जिस बात को सुनने के बाद जो कमांडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि जैसे कि मैंने शॉर्ट सेट हाइड एंड रिच के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया गया था, कोई भी ऑर्डिनरी टैलेंट तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए काफी नहीं होगा, लेकिन मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि वहाँ पर कोई ऐसा स्किल था जो कि ट्रेनिंग के रूप में क्वालिफाई होने के लिए बस काफी था। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। जिस बात को सुनने के बाद जो कमांडर है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या वहाँ पर एक भी पर्सन नहीं था जो कि ट्रेनिंग भी बनने के लायक नहीं था। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कमांडर से कहता है कि बिल्कुल सही। जिस बात को सुनने के बाद जो कमांडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि लेकिन ऐसा क्यों। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कमांडर को कोई भी जवाब नहीं देता। जिस बात को देखने के बाद जो कमांडर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने दांत पीसते हुए उसे कहती है कि लेकिन क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उनमें से एक भी डिसाइपल को क्यों आखिर पास नहीं किया, क्या तुम पागल हो चुके हो। तुम जानते हो ना शटाइस के अंदर काफी ज्यादा कम लोग बचे, जिसके वजह से हमें जल्द से जल्द शटाइस के अंदर और भी ज्यादा मेंबर्स को भर्ती करने की जरूरत है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है कमांडर से कहता है कि शटाइस के अंदर कम लोग है, जिसके वजह से हम किसी भी एरे गेरे को क्या शटाइस के अंदर भर्ती कर सकते हैं क्या। जिस बात को सुनने के बाद जो कमांडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चाहे वो कितने भी ज्यादा कमजोर क्यों ना हो, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद उनके अंदर से किसी न किसी की तरह टैलेंट बाहर निकल के आ ही जाता। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कमांडर से कहते हैं कि वो सारे लोग कचरा थे, अगर हमने उन्हें ट्रेनिंग भी दी होती तब भी उनके अंदर से किसी भी तरह का टैलेंट निकल के नहीं आता। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि हालांकि मैं उनसे लड़ने से बचने की कोशिश कर रहा था, जिसके वजह से मैंने उन सारे लोगों को एक ही समय पर फेल कर दिया। और हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की बातें सुनने के बाद जो कमांडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर की वजह से काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि अभी के अभी मेरे आंखों से दफा हो जाओ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कमांडर से कहते हैं कि मेरे पास अभी भी एक चीज है जिससे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद अपने पास एक लेटर निकल कर कमांडर को देते हुए उसे कहता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि उन लोगों को अभी तक ये पता नहीं चला है कि आखिर शटाइस क्या चीज है।
इतना कहने के बाद जो मेन कैरेक्टर अपने पास से निकाले हुए लेटर को कमांडर को देते हैं, उसे कहते हैं कि अभी अभी जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो उसके अंदर जो कोई भी फ्लॉ था उसको मैंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया है, जरा इसके ऊपर एक नजर डालिए। जिस बात को सुनने के बाद जो कमांडर उस लेटर को लेकर उसे पढ़ने लगते हैं, उसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर ने लिखा होता है कि जो कोई भी उस एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई करने वाला है वो साफ साफ ये जान ले कि एंट्रेंस एग्जाम के अंदर या फिर स्टडीज के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जिस चीज को पढ़ने के बाद जो कमांडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुमने ऐसा लिखा है जैसे कि तुम हर एक एप्लीकेंट से ऐसे लड़ोगे जैसे कि तुम उसे मारना चाहते हो। जिन चीजों को पढ़ने के बाद जो कमांडर है वो अपने मन में कहते हैं कि स्टडीज के अंदर मेरे बाद जो जूलियन है वही सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन को होल्ड करके रखता है, लेकिन उसने इससे पहले कभी भी इंटरनल पॉलिसीज के अंदर इस तरह से इंटरफेयर नहीं किया है। इतना सोचने के बाद जो कमांडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या इसीलिए तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम के अंदर किसी को भी पास नहीं किया है? तुम किसी भी एप्लीकेंट को हर्ट करने के बाद किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। कमांडर के बाद सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर कमांडर से कहता है कि बिल्कुल सर, इसके अलावा जो कोई भी इस एग्जाम को पास कर हम जिसे एक्सेप्ट करते हैं वो बिल्कुल भी हमारे काम नहीं आता। मैं उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करता जो कि हॉनरेबल के ऊपर इस तरह से दाग लगाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से बोलता हुआ देखकर जो कमांडर उसे रोकते हैं, उसे कहती है कि जब भी जैसी चीजों के अंदर रॉयल फैमिली शामिल होती है तो तुम इस तरह की हरकतें करते हो। तुमने जो कुछ भी लिखा है उसके लिए मैं काउंसिल में जरूर आवाज उठाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी नहीं देती कि ये काउंसिल में माना ही जाएगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कैप्टन से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वहां से जाने लगता है कि तभी पीछे से जो कमांडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि जो इंपीरियल फैमिली ने मैसेज भेजा है तुम्हारे ऑफिस में पहुंच चुका है, तुम्हें जाकर उसे चेक करना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं समझ गया। इतना कहने के बाद वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो कमांडर उस लेटर को पढ़ते हुए कहती है कि स्टडीज के अंदर जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टडीज बिल्कुल भी नहीं लेगा। इसका ये मतलब है कि एग्जाम होते समय अगर किसी की जान चली जाती है तो जो इंपीरियल फैमिली इसे कभी भी क्राइम कंसीडर नहीं कर सकती। हालांकि इसे चेंज करने के बाद एग्जाम के अंदर किसी भी तरह के बड़े से चेंजेस नहीं आएंगे। जो स्टडीज के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं वो सिर्फ फॉलन नोबल्स और कॉमनर्स होते हैं। इतने सालों से हम एग्जाम ले रहे हैं लेकिन एग्जाम के अंदर अभी भी किसी तरह का इश्यू नहीं आया है, क्योंकि जो बिना पावर के लोग होते हैं उनकी जो कंप्लेंट है उसे काफी आसानी से मिटाया जा सकता है। और मुझे यकीन है कि जो जूलियन है वो इस बात को काफी अच्छी तरह से जानता होगा। इसका ये मतलब है कि जूलियन ने इस तरह का प्रपोजल इसी वजह से रखा है कि उसे शायद इस चीज का एहसास हो चुका है कि जो एल्डर एसोसिएशन और जो टोर्सो फैमिली उन्होंने एग्जाम के दौरान किसी तरह की चाल चली है, और उन लोगों ने जो कोई भी चाल चली थी इसका जवाब है। उसका हिसाब सब कहने का ये मतलब है कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि आखिर तुम किस तरह की प्लानिंग बना रहे हो, लेकिन अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो मैं इसे इस तरह से जाने नहीं दूंगा जिस तरह से आज मैंने छोड़ा है। अच्छा, तो इसी तरह से तुम एल्डर एसोसिएशन से बदला लेना चाहते हो? इतना सोचने के बाद जो कमांडर अपने पास एक सोल्जर को बुलाते उसे कहते कि इस लेटर को काउंसिल तक पहुंचा दो। जिस बात को मानते वो भी सोल्जर उस लेटर को वो लेकर वहां से चला जाते। उसका जाने के बाद जो कमांडर है वो अपने मन में कहती है कि वो इंसिडेंट होने के बाद जो जूलियन है वो काफी ज्यादा बदल चुका है। अभी तक जो जूलियन है उसे इंपीरियल फैमिली का कुत्ता कहा जाता था, क्योंकि वो इंपीरियल फैमिली के लिए काफी ज्यादा लॉयल था। ऐसा लगता था कि वो एक जानवर है जो कि उनके ऑर्डर्स को ओबीडियंटली फॉलो करता था। लेकिन उस जानवर ने अपने ईगो को डेवलप करना शुरू कर दिया और उसे जिन जंजीरों से पकड़ा गया था उन जंजीरों से छूटने की कोशिश कर रहा है। आगे चलकर वो एक मुसीबत बन सकता है, इसीलिए मुझे उसके ऊपर नजर रखनी होगी। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के पास पहुंच जाता है। ऑफिस के पास पहुंचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने ऑफिस को दरवाजे को खोलते हुए अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे हमारा मेन कैरेक्टर अंदर चला जाता है वैसे ही वहां पर उसे काफी ज्यादा अजीब अजीब तरह की चीजें दिखाई देने लगती है। जिन चीजों को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जूलियन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके ऊपर चिल्लाते उसे कहता है कि इस कमीने जूलियन की जो चीजें और उसकी जो पसंद है उससे मैं नफरत करता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जूलियन को गालियां दे ही रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे को कोई नॉक करता है। जिस आवाज को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो कोई भी उसे अंदर आने के लिए कह देता है और हमें लिजर्ड को दिखाया जाता है जो कि अंदर आ जाता है और उसके पास वही लेटर होता है जिसे कि रॉयल फैमिली ने हमारे मेन कैरेक्टर के लिए भेजा होता है। जिस लेटर को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि ये वही लेटर है जिसके बारे में कैप्टन बात कर रही होती है। फिर हमें लिजर्ड को दिखाया जाता है जो कि उस लेटर को देखकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोकते उसे
कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आए हो। ये सारी जो चीजें नीचे पड़ी हुई और बिखरी हुई दिख रही है, उन सारी चीजों को समेटो और उसे मेरे कैरेज में डाल दो। जिस चीज को सुनने के बाद जो लिजर्ड है पूरा सदमे में चला जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सर आपका कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो कोई भी चीज है उन सारी चीजों को, जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। जिस चीज को देखने के बाद हमें लगता है कि जो लिजर्ड है पूरा सदमे में चला जा चुका है, लेकिन तभी जो लिजर्ड है चमकती हुई निगाहों से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहता है कि उसने मुझे फिर से काम दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा दिनों तक यहाँ पर ट्रेनें बनकर नहीं रहूंगा। इतना सोचने के बाद जो लेजर थे वहां पर पड़े हुए एक बॉक्स को उठाकर वहां से जाने लगता है कि तभी उसका पैर किसी और चीज से टकरा जाता है, जिस वजह से जो लेजर थे धम से वहीं पर ही नीचे गिर जाता है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी एक अजीब सा ही उसे रिप्लाई कर देता है और हमें लेजर को दिखाया जाता है जो कि रोने लगता है और रोते हुए हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे माफ कर देना। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उनके सामने एक और गलती कर दी। लेजर को ऐसा कहता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर लिजर्ड से कहते हैं कि ऐसे कहने की कोई भी जरूरत नहीं। और साथ ही में वो अपने मन में कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है, शायद मैं एक मजाक के साथ यहाँ पर का जो माहौल है उसे हल्का करने की कोशिश कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लिजर्ड के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखते हैं उसे कहते हैं कि अगर तुम मर जाते हो तो यहाँ पर की सफाई करने में मुझे काफी ज्यादा परेशानी होगी, लेकिन अगर हमारा मेन कैरेक्टर कोई मजाक भी कर ले तब भी सामने वाला जो पर्सन है उसे सीरियसली लेगा। और जो लिजर्ड है वो भी ऐसा ही करता है, हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक को पूरी तरह से सीरियस ले लेता है, जिस वजह से वो अपने मुंह को बंद कर लेता है। जिसे इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद जो लिजर्ड थे वो चुपचाप से वहां पर काम करने लगता है। उसे इस तरह से काम करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने उसे डरा दिया, क्योंकि मैं अभी भी जूलियन के बॉडी में हूँ, जिसके वजह से अगर मैं जो कुछ भी कर लूँ तब भी सामने वाला मुझसे डरेगा ही। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसके ऊपर ध्यान न देते उस लेटर को पढ़ने के बारे में सोचता है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उस लेटर को खोल लेता है। उस लेटर को खोल लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहते हैं कि अच्छी बात है कि मैं इस दुनिया की जो लैंग्वेज है उसे पढ़ सकता हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उस लेटर में जो कुछ भी लिखा है उसके बारे में पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि अगर तुम इंजरी से ठीक हो जाओगे तो काम पर वापस आ जाना। जिस चीज को पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस उन्होंने इस तरह से लिखा है जैसे कि वो मेरी काफी ज्यादा परवाह करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे उस लेटर को पढ़ने लगता है जहाँ पर एक मिशन लिखा होता है कि जो रेजोनेंस स्टोन है उन्हें रिस्टोर करना है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहते हैं कि जो गेम है जिसका के नाम किल द डेमन किंग है, इस गेम के अंदर डेमंस भी एग्जिस्ट है जिन्हें के मॉन्स्टर्स कहते हैं। डेमन गॉड बारबाडोस के मरने के बाद उसके जो रिलिक्स थे वो लिविंग बीइंग के ऊपर कब्जा कर सकते हैं या फिर वो अपना ही खुद का फॉर्म बना सकते हैं, और उन्हें इस दुनिया के अंदर डेमंस के नाम से जाना जाने लगा। और बाद में उन्होंने ह्यूमैनिटी के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन उन्हें वश में करने के लिए एक चीज का इस्तेमाल किया जाने लगा जिसे कि मेजस के ग्रेट लेगेसी कहते हैं और उसे रेजोनेंस स्टोन कहते हैं। और मुझे चौंकाने वाली सबसे बड़ी ये बात लगती है कि आखिर उन्होंने माना का इस्तेमाल करते हुए पत्थर कैसे बना दिए, और जो कि मैं मेज नहीं हूँ, जिसका मतलब है कि मैं किसी भी रेजोनेंस स्टोन को फिर से रिबिल्ड नहीं कर सकता। इसका ये मतलब है कि जो मिशन है मुझे उस मेज को प्रोटेक्ट करना होगा जो कि रेजोनेंस स्टोन को रिस्टोर करने वाला है, और मुझे इस मिशन के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं लगती जिसके वजह से मैं इस मिशन को मना कर सकता हूँ। हालांकि अभी भी डेमंस के साथ लड़ाई करने में काफी बड़ी जोखिम है। हालांकि अगर मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करते हुए इस मिशन को कंप्लीट कर देता हूँ तो जो हाल ही में फैले हुए मेरे बारे में जो रूमर्स है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैं ये जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर मैं किस मेज को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। रेजोनेंस स्टोन को हैंडल करने के लिए स्किल्ड मेज की जरूरत पड़ती है। मैं आशा रखता हूँ कि वो काफी ज्यादा डिसेंट होगा। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही वहाँ पर से सीन चेंज होकर लिलिल को दिखाया जाता है जो कि इंपीरियल पैलेस में किसी तरह की चीजें लिख रही होती है। जिन चीजों को लिखते हुए जो लिलिल है वो कहती है कि एक प्रोफेसर होने के बावजूद में मैं आखिर इस तरह की चीजें कैसे लिख सकती हूँ। लेकिन जो इंपीरियल फैमिली है वो काफी ज्यादा डिमांडिंग है, जिसके वजह से मुझे ये सारी चीजें करनी ही पड़ती है। जो लिलिल है वो ये सब सोचे रहे होते कि तभी उसके दोस्त उसके पास आते हैं, उसे कहते हैं कि तुम एक इंग्लिश प्रोफेसर होने की वजह से तुम काफी ज्यादा बिजी होती हो, जिसके वजह से इन दिनों में तुम्हें देखना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस बात को सुनने के बाद जो लिलिल है वो अपने दोस्त से कहती है कि इस तरह की चौपलिसी करना बंद करो। फिर जो लिलिल की दोस्त है लिलिल से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ समय है, चलो चलकर चाय पीते। जिस बात को सुनने के बाद जो लिलिल है वो अपने दोस्त से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं जाना तो चाहती हूँ लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अभी भी अपने थीसिस के ऊपर काम करना है। जिस बात को सुनने के बाद जो उसके दोस्त है
उससे कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी, तुम काफी ज्यादा मेहनती हो, जब तुम स्टूडेंट थी तब से अब तक तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं आए हैं। और ये सब कहते हुए जो लिरिल के दोस्त है पीछे की तरफ देख रहे होते, जिसे इस तरह से करता हुआ देखो जो लिरिल है उससे कहती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। इस बात को सुनने के बाद जो उसके दोस्त है उसे पीछे की तरफ इशारा करते उससे कहते है कि क्या वो जूलियन का कैरेज है। जिस बात को सुनने के बाद जब लिरिल पीछे मुड़कर देखती है तो वो भी काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि इसने बिल्कुल सही कहा। फिर जो लिरिल के दोस्त है लिरिल से कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि वो मौत के दरवाजे पर था लेकिन उसने मौत को छूकर टक से वापस आ गया। फिर जो लिरिल के दोस्त है वो लिरिल को चिढ़ाते उसे कहती है कि अब मुझसे तुम ये मत कहना कि तुम अभी भी उसके लिए फीलिंग्स को रखती हो। जिस बात को सुनने के बाद जो लिरिल उसे कहती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद उसके जो दोस्त है उसे कहती है कि तब उस समय तुम काफी ज्यादा छोटी और प्यारी बच्ची थी। इतना कहने के बाद जो लिरिल की दोस्त है उसे काफी ज्यादा चिढ़ाने लगती है क्योंकि जो लिरिल है वो कॉलेज के समय में हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा पसंद करती थी। हालांकि वो अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा पसंद करती है, जिस वजह से उसका जो चेहरा टमाटर के तरह लाल होने लगता है। और साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि हालांकि उस दिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके वजह से वो काफी ज्यादा बदल चुका है। फिर जो लिरिल के दोस्त है उसे कहती है कि आखिर तुम उससे जाकर हाय क्यों नहीं कहती। अपने दोस्त की ये सारी बातें सुनने के बाद जो लिरिल उसे कहती है कि सिर्फ इसलिए कि मैं उसे पसंद करती थी इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी भी उसे पसंद करती हूँ। हालांकि वो अभी भी उसे पसंद करती है और इसके अलावा मुझे काफी समय तक उसका चेहरा देखना भी नहीं पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद उसके जो दोस्त है वो हैरान होते उससे कहते है कि लेकिन ऐसा क्यों। जिस बात को सुनने के बाद जो लिरिल है वह अपने हाथों में एक लेटर को समन करते उसे कहती कि मैं कुछ समय तक जो पहले से उसमें वापस नहीं आऊंगी। उस लेटर को देखने के बाद जो लिरिल के दोस्त है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते उसे कहते कि आखिर क्या है। जिस बात को सुनने के बाद जो लिरिल है उसके दोस्त से कहते कि इंपीरियल फैमिली का लेटर है। जिस बात को सुनने के बाद उसके दोस्त उसे कहते कि आखिर किस तरह का मिशन। जिस बात को सुनने के बाद जो लिरिल उसे कहते कि जो रेजोनेंस स्टोन से उन्हें रिस्टोर करने का। लिरिल के इतना कहने के साथ ही वहां पर कई सारे सोल्जर्स आ जाते। इतने सारे सोल्जर्स को देखने के बाद उनमें से एक सोल्जर कहता है कि इतने सारे गार्ड्स यहाँ पर है, क्या कोई हाई रैंक का पर्सन यहाँ पर आने वाला है। जिस बात को सुनने के बाद दूसरा पर्सन उससे कहता है कि बस इतना ही नहीं है, मैंने ऐसा सुना है कि जो सटाइज और जो ब्लू नाइट्स है वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। इतने सारे सोल्जर्स के साथ जो सटाइज का जूलियन है वो भी इस मिशन में शामिल होने वाला। इससे पता चल जाता है कि ये जो मिशन है वो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जिस बात को सुनने के बाद जो पहले वाला सोल्जर दूसरे वाले सोल्जर से कहता है कि क्या इसका ये मतलब है कि जो उसकी याददाश्त खोने वाली अफवाहें थी वो पूरी तरह से गलत थी। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा वाला सोल्जर है वो पहले वाले सोल्जर से कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं उस जैसे पर्सन को इंजर होते हुए सोच भी नहीं सकता। और इसी के साथ में हमारा मेन कैरेक्टर भी वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर आने के बाद और उन लोगों की बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि अच्छी बात है कि मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इस वजह से मेरे बारे में जो अफवाहें उड़ रही थी वो पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। और इसी के साथ में वहां पर ब्लू लायन के दोनों भी कमांडर आ जाते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को आकर उसे ग्रीट करने लगते। उसमें से पहले वाले का नाम होता है पेरिन और दूसरे वाले का नाम होता है हेनलिच। जिन लोगों को वहां पर देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों से कहता है कि जब तक कि मेज हमारे प्रोटेक्शन में है तब तक हम मेजेस के ऊपर एक स्क्रैच भी आने नहीं दे सकते। लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहता है कि हालांकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। फिर जो पेरिन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सर जब तक हम जगह पर नहीं जाते जिस जगह पर हमें जाना है तब तक आप क्यों ना अपने कैरेज में बैठे, आप कैरेज में जाकर आराम करिए, तब तक जो मेजेस की सिक्योरिटी उसे हम पर छोड़ दीजिए। फिर इनकी ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा होशियार होने का दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरे आराम के लिए है। जो ब्लू नाइट्स है वो एम्पायर के ऑफिशियल नाइट्स है। सटाइस की तुलना में ये जो ब्लू नाइट्स है उनके अंदर काफी ज्यादा नोबल्स है और वो लोग ऐसा इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन उनसे आगे ना निकल जाए। आमतौर पर आपको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए किसी दूसरी दुनिया में बुलाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एक विलन हूँ जिसके के साथ इस तरह की चीजें होती रहती है। हालांकि कैरेज के अंदर ट्रेवल करना मेरे लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल होगा। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर पेरिल और हेनरिच से कहता है कि ठीक है मैं अंदर जाकर बैठ जाऊंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो हेनरिच है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि अच्छी बात है,
एलियन जब यहाँ पर पहुंच जाएगी तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एलियन का नाम सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि तभी पीछे से एलियन आते हुए उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है कि तभी उसकी भी नजर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद जो एलियन है वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में जाते हुए पेरेंट्स से कहता है कि जो कुछ भी हमने अभी अभी बातें की थी उन सारी बातों को भूल जाओ। और हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर देखने के बाद जो एलियन है वो अपने मन में कही थी कि आखिर जूलियन यहाँ पर क्या कर रहा है और इसके अलावा उसने अभी अभी मुझे क्या इग्नोर किया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है कि जो एलियन है वो अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, अगर मैं उसके साथ बैठा तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होगा क्योंकि वो क्या सोच रहे उसके बारे में मैं भी पता नहीं लगा सकता। और हमारे मेन कैरेक्टर के सुनने के बाद जो पेरेंट और जो एंड्रिच है वो पूरा सदमे में जाते हुए अपने मन में कहते कि आखिर अभी अभी उसने अपना फैसला क्यों बदल लिया, आखिर वो कैरेज में क्यों नहीं बैठना चाहता। और जो पेरेंट है वो अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है कि वो कमीना जूलियन, क्या उसे पता चल गया कि मैं उसे पीछे बेचकर कामान अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि एक पर्सन से एक्सपेक्ट किया गया था। बिना इंपीरियल फैमिली के बैकिंग के वो इतने ज्यादा क्योस के अंदर अभी भी सर्वाइव कर रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा घमंडी है। वो हमें नीचे नजर से देखता है क्योंकि जो इंपीरियल फैमिली उसे रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन बस तुम उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में होगी और तुम मुझसे अपनी जिंदगी बख्श देने के लिए भीख मांग रहे होगे। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि मुझे किसी ने भी ये नहीं बताया कि जो एलियन है ये वही मेज है जिसे कि मुझे प्रोटेक्ट करना है। इतना कहने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर एलियन की तरफ देखता है तो हमें एलियन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहे होते हैं, जिसे इस तरह से देखता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि जो कि चीजें इस तरह से बदल चुकी है तो मुझे जल्द से जल्द ये जो मिशन है उसे पूरा करना होगा, वो भी एलियन से इंटरेक्ट हुए बिना। इतना कहने के बाद वो वहां से निकल जाते हैं। फिर कुछ समय बाद हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों को आना था। उस जगह पर पहुंचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह को देखते हुए कहता है कि क्या रेजोनेंस स्टोन इस जैसी छोटी सी जगह पर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इधर उधर देखते हुए कहता है कि हमें सीधा एम्पायर से यहाँ पर भेजा है, लेकिन फिर भी हमें ग्रीट करने के लिए यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं आया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं कि क्या आप एम्पायर से आए हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पर्सन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ठीक है मैं आपको रेजोनेंस स्टोन जहाँ पर है वहां पर लेकर चलता हूँ। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेजोनेंस स्टोन रखे हुए होते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद जो एलियन है उन सोल्जर्स को कमांड देने लगते है कि उन स्टोन को वहां पर रखो, उस स्टोन को वहां पर रखोगे। तभी एलियन के पास वही पर्सन आकर एलियन से कहता है कि क्या आप उस स्टोन को देखना चाहेंगे जिसे कि रिस्टोर करने की जरूरत है। जिस बात को सुनने के बाद जो एलियन है उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर हमें एलियन को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोन के पास आकर खड़ी हो जाते हैं जिसे कि रिस्टोर करने की जरूरत होती है। लेकिन जो एलियन है उस रेजोनेंस स्टोन को देखते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इसे ठीक किया जा सकता, इसीलिए हमें इस जगह पर से इसे रिप्लेस करना होगा। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पर्सन है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एलियन से कहता है कि मैं आपको ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। इतना कहने के बाद जो एलियन है वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उस बड़े से स्टोन को रिप्लेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसे रिप्लेस करने से पहले जो एलियन है वो अपने मन में कहती है कि इसे रिप्लेस करने से पहले मुझे जूलियन को यह बताना होगा कि जैसे मैं इस रेजोनेंस स्टोन को बाहर निकालूंगी वैसे यहाँ पर जो लगा हुआ बैरियर है वो चला जाएगा, यानी कि हट जाएगा। हालांकि मैं उसका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती, लेकिन एक प्रोफेशनल काम है जिसके वजह से मुझे पर्सनल चीजें इसके अंदर नहीं डालनी चाहिए। इतना सोचने के बाद जो एलियन है वह हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंच जाती है। उसे पीछे से कहती है कि जूलियन मुझे तुम्हें कुछ कहना है। एलियन की आवाज सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और काफी तेजी के साथ वहां से भागने लगते। उसे भागता हुआ देखकर जो एलियन है उसका पीछा करते हुए अपने मन में कहती है कि क्या वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। और जो एलियन है वो जूलियन को रोकते उसे कहती है कि रुको ना, मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, तुम्हें ये सुनना ही होगा। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर एलियन के किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए बस आगे बढ़ता जा रहा होता है। जिसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो एलियन है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जल्दी से हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़े को पकड़ते उसे पीछे खींच लेते, उसे कहती कि आखिर तुम मुझसे बचने की क्यों कोशिश कर रहे हो।
एलियन की बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एलियन के हाथ को झटकते उसे कहते कि आखिर किसने कहा कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ, बल्कि तुम ही मेरा पीछा कर रही हो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो एलियन है पूरा सदमे में जाते हुए कहती कि आखिर इस पर्सन के साथ क्या गलत है। उसने अभी अभी जो कुछ भी कहा मैंने उसके ऊपर विश्वास कर ही लिया था, क्योंकि उसने ये चीजें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। लेकिन तभी जो एलियन है वो अपने आप को शांत करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर भड़कते उसे कहती कि लेकिन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एलियन से कहता है कि तो फिर स्टॉकर तुम्हें बताओ कि आखिर क्या इंपॉर्टेंट है। और हमारे मेन कैरेक्टर को अपने आप को स्टॉकर कहता हुआ देखकर जो एलियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे कहते कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे स्टॉकर कहने की। वो दोनों इसी तरह से प्यार भरी लड़ाई कर ही रहे होते कि तभी उन्हें काफी ज्यादा खतरनाक से प्रेजेंस महसूस हो जाती है, क्योंकि वहां पर डीमंस पहुंच जाते हैं। उन डीमंस को वहां पर देखने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि डीमंस यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो एलियन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि यही तो मैं बात तुमसे कहने वाली थी। मैं तुमसे ये कहने वाली थी कि जो बैरियर है वो हट चुका है, जिसके वजह से जो डीमन है वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन तुम ही थे जो कि मुझे अवॉइड करते हुए मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। एलियन हमारे मेन कैरेक्टर से ये सब कह रहे थे कि तभी कोई तो काफी तेजी के साथ उड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बाजू से निकल कर पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर वो कौन है, तो वो ब्लू नाइट्स का हेनलिच होता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देखता है कि आखिर किस डेमन ने इतने ज्यादा पावरफुल नाइट के ऊपर हमला किया है, तो सामने की तरफ काफी ज्यादा पावरफुल 2 हॉर्न डेमन होता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है।